हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज से मैं आप लोगों के लिए इतिहास का सीरीज वाइज कक्षा प्रारंभ करने जा रहा हूं, जो कि आपके एसएससी, रेलवे तथा अन्य पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आपको मार्केट में बहुत सी ऐसी मोटी मोटी इतिहास की पुस्तकें मिल जाएंगी, परंतु अगर आप उनका अध्ययन करने के लिए बैठ जाएं तो आपका बहुत ही ज़्यादा समय केवल इतिहास के भाग में ही लग जाएगा। यह मेरा प्रयास है कि इतिहास के एक विशाल खंड को मैं सरल रूप प्रदान करके आप सबों के सामने प्रस्तुत करूं, जिससे आपका अध्ययन में आपको सुविधा हो। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम इतिहास का एंशियंट हिस्ट्री को कवर करूंगा, उसके बाद मीडिएवल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास में आऊँगा और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में आऊँगा और आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और आज का जो मेरा प्रथम वीडियो है यह एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित है। तो चलिए आज का हमारा कक्षा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारत का जो इतिहास है इन्हें स्रोतों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। प्रथम प्रागैतिहासिक काल, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। इन तीनों में क्या असमानता है, क्या अंतर है, तो चलिए इन्हें विस्तार पूर्वक जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल उस काल के अंतर्गत आता है जिसमें किसी भी प्रकार के साक्ष्य, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्योंकि खुदाई या पुरातात्विक स्रोतों से कुछ अवशेष तो मिले हैं, परंतु किसी प्रकार का लिखित प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। उदाहरण स्वरूप पाषाण काल जो है वो इसी खंड के अंतर्गत रखा जाता है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। और दूसरा आता है अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोतों से कुछ अवशेष मिले हैं, साथ ही साथ लिखित स्रोत भी मिले हैं, परंतु इस लिखित स्रोत में जो लिपि का इस्तेमाल किया गया है अभी तक हमारे इतिहासकारों द्वारा उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। उतनी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। उदाहरण स्वरूप जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो कि एक महत्वपूर्ण सभ्यता है वो इसी खंड के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा जो है वो ऐतिहासिक युग। इस खंड में, इस कालक्रम में वैसे आते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और पुरातात्विक स्रोतों या खुदाई से बहुत से ऐसे स्मारक के भी चीज मिले हैं जिनसे इनके बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है और इन लिखित स्रोत जो मिले हैं इनका अध्ययन भी किया जा चुका है। उदाहरण स्वरूप जो वैदिक युग में जो बहुत से ऐसे वेद, उपन्यास, बहुत सी ऐसी पुस्तकें छपी थी जिनका अध्ययन करके हम उस युग के बारे में बहुत सी जानकारी उपलब्ध कर पाते हैं। आगे चलते हुए बौद्धिक युग भी आया, उसके बाद जैन युग भी आया, जिनमें बहुत सी ऐसी पुस्तकें, उपनिषद आदि छपे जिनसे उस युग के बारे में बहुत सी हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए प्रागैतिहासिक काल को और थोड़ा विस्तार पूर्वक जाने, क्योंकि इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पीसीएस तथा एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल को सर्वप्रथम जो अध्ययन जो है वो रॉबर्ट ब्रसफोर्ड ने किया था, परंतु एक और ध्यान रखें 1820 ईस्वी में जगनेस जॉनसन ने विस्तार पूर्वक प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन सर्वप्रथम जो इस जगनेस जॉनसन ने किया था। क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों, सबसे प्रथम अध्ययन का बात आया तो वहाँ रॉबर्ट ब्रसफोर्ड ने किया था, परंतु सबसे पहला जो विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था उसने जगनेस जॉनसन ने किया था। और अपने इस अध्ययन से वो प्रागैतिहासिक काल को तीन कालखंडों में बांटा। प्रथम पाषाण युग, दूसरा कांस्य युग और तीसरा लोह युग। क्योंकि उस काल के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थरों का प्रयोग, धातु का प्रयोग करके हथियार बनाते थे, उसी को आधार में रखते हुए इन्होंने तीन खंडों में बांटा। पहला जो था पाषाण युग, इस काल के लोग मुख्य रूप से पत्थर का प्रयोग हथियार के रूप में करते थे और शिकार करते थे, इसलिए इन्हें पाषाण युग या पत्थर युग या स्टोन एज भी कहा जाता है। दूसरा जो है वो है कांस्य युग। इस युग के लोग मुख्य रूप से हथियार को कांस्य का बनाते थे। चूंकि आप लोग जानते ही होंगे कांस्य एक मिश्र धातु है जो कि पीतल और टील से बना हुआ है, इसलिए इन्हें कांस्य युग की संज्ञा दी गई। तीसरा जो है वो है लोह युग। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए वैसे वैसे लोगों को बहुत सी धातुओं का खोज भी होता गया और वो बहुत सी नई नई धातुओं से परिचित हुए, जिनमें से लोह का महत्व एक बहुत ही ज्यादा था। जैसे ही लोगों ने लोह की खोज की तो अब मनुष्य ज्यादातर जो औजार थे, अस्त्र शस्त्र थे, वो लोह का बनाने लगा, इसलिए इन्हें लोह युग की संज्ञा दी गई। लोह युग या इसे आयरन एज भी कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ प्रश्न आता है, जो कि बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, वो यहाँ ये है कि भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक की संज्ञा दी जाती है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जैसे पुरातत्व और पाषाण काल को भी आगे चलते हुए सुविधाजनक अध्ययन के लिए इन्हें तीन खंडों में बांटा गया। जैसे हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वैसे ही यह भिन्न भिन्न भागों में बढ़ता जा रहा है। आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। मैं श्योर हूँ कि आप लोग पूर्ण रूप से इसे समझ जाएंगे और हो सके तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको बाद में अध्ययन में आपको सुविधा हो।
पाषाण काल को जो 3 भागों में बांटा था, उसमें प्रथम पूरा पाषाण काल था, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नव पाषाण काल। इस तीनों कालखंडों में क्या अंतर थी जिसके कारण इन्हें विभिन्न खंडों में बांटा गया है? चलिए थोड़ा इनके बारे में भी जानकारी ले लें, क्योंकि ये जो टेबल बना हुआ ये काफी महत्वपूर्ण टेबल है और इनसे बहुत ही अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। सो इस टेबल को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। कुछ यहाँ आधार लिए हुए हैं जिनके ही आधार पर इन तीनों कालखंडों में असमानता को दर्शाते हुए इन्हें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। प्रथम काल के अनुसार 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक के जो काल है इन्हें पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के जो काल है उसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है और 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के जो काल है उसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है और 10,000 से 1,000 बीसी के काल को नव पाषाण काल कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ 10,000 यहाँ भी दिया हुआ है, 10,000 से 4,000 और 10,000 से 1,000। सो यहाँ जरूर कंफ्यूजन आप लोग में होता होगा। जैसे मध्य पाषाण और नव पाषाण कोई अलग काल नहीं था, ये दोनों एक संक्रमण काल था, दोनों ही एक साथ ही चल रहे थे। जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि थोड़े पिछड़े थे, इसलिए इन्हें मध्य पाषाण काल की संज्ञा दी गई, परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो थोड़ा सा डेवलप थोड़े जैसे कृषि पालन पशुपालन से परिचित हो गए थे, उसी अनुसार उसे नव पाषाण काल की संज्ञा दी गई। और आगे लक्षण या गुण के अनुसार इसमें क्या समानता थी वो भी हम लोग देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल में आखेटक यानी शिकारी, इनका मुख्य कार्य जो था वो शिकार करना था। ये एक किसी निश्चित क्षेत्र में बस जाते थे और वहाँ के जितने भी शिकार जितने जानवर थे उनका शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। और जैसे ही वहाँ शिकार की संख्या कम होती जाती थी वो उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे निश्चित क्षेत्र में चले जाते थे। यहाँ पर के लोग किसी प्रकार की कृषि या खाद्य संग्रहण से परिचित नहीं थे, परंतु आगे जैसे चलते गए मध्य पाषाण में लोग मुख्य रूप से तो आखेटक या शिकारी थे ही, परंतु इन्होंने अब तक थोड़ा सा नया नया गुण सब सीख लिया, जैसे कि खाद्य संग्रहण की कला ये सीख गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ जो प्रश्न आता है यहाँ ये कि ये पशुपालन की शुरुआत यही से हुई थी। बहुत से प्रश्न में पूछे गए हैं कि पशुपालन की शुरुआत सर्वप्रथम किस काल में हुई, तो वो मध्य पाषाण काल ही होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि सर्वप्रथम किस पशु को पालतू जानवर बनाया गया, तो वो है कुत्ता। कुत्ता को ही सर्वप्रथम पालतू जानवर बनाया गया था। जैसे ही हम लोग और आगे बढ़ते गए तो नव पाषाण काल आया और यहाँ पर कृषि से भी लोग परिचित हो गए और पशुपालन एक विस्तृत रूप ले लिया था। अब केवल कुत्ता को ही पशुपालन या पशु के रूप में नहीं रखा जाता था, पालन करते थे। अब नए नए भेड़, बकरी, गाय, घोड़ा आदि से भी ये परिचित हो गए थे तथा उन्होंने भी अब पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। औजार के रूप में भी इन्हें विभिन्न समानताएं थी जिनके आधार पर भी इन्हें बांटा गया है। जैसे पूरा पाषाण काल में लोग क्वांजाट, सल्क या ब्लेड आदि का प्रयोग करते थे। इस काल के हथियार थोड़े ज्यादा बड़े थे जिनका प्रयोग ये करते थे, परंतु जैसे ही मध्य काल आया तो हथियारों का साइज छोटा हो गया और ये माइक्रोलिथ सूक्ष्म पत्थर के होने लगे। मतलब इन्हें माइक्रोलिथ सूक्ष्म पत्थर, मतलब थोड़ा हथियार और छोटा होता गया। और जैसे ही आगे बढ़ते गए हथियारों का और छोटा होता गया और ये सिलेट के बनने लगे। ये कुछ सिलेट के बने जो हथियार होते थे वो काफी नुकीले तथा पतले होते थे। और आगे महत्वपूर्ण कुछ ऐसे स्थल भी दिए हुए हैं जैसे पुरातत्व, जैसे कि हम लोग बताए थे कि इसमें किसी प्रकार के लिखित स्रोत नहीं मिले हैं, केवल खुदाई से कुछ अवशेष मिले हैं जिनसे इसके बारे में जाना जाए। तो कुछ ऐसे हमारे राज्य है जिसमें से यहाँ पर के खुदाई से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे विभिन्न कालों के बारे में जानकारी मिली है। तो चलिए इन्हें देख ले। और हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है इससे प्रश्न, तो इसे ध्यानपूर्वक थोड़ा देखिएगा। अतिरपक्कम तमिलनाडु में कुछ इनके साक्ष्य मिले हैं, वो पूरा पाषाण काल के हैं। और हथनोड़ा मानव खोपड़ी का जो प्रथम साक्ष्य मिला है वो हथनोड़ा मध्य प्रदेश से मिला है, ये बहुत बार पूछे हैं। और भीमबेटका से चित्रकारी के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ मिर्जापुर, यहाँ तीनों काल के औजार मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा जगह है एकलौता मिर्जापुर जहाँ पर तीनों काल के जो हथियार है वो तीनों एक जगह मिले हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने समय। अब जो मध्यकालीन में हम लोग आते हैं तो यहाँ चौपनी मांडो जो कि यूपी में है, यहाँ पर कुछ हमें मध्यकालीन इतिहास के जो ये काल है इसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। और मृदभांड का जो प्राचीन साक्ष्य है वो हमें उत्तर प्रदेश चौपनी मांडो से ही मिला था।
सरायन हाई यूपी में भी कुछ साक्ष्य मिले हैं और भागौर राजस्थान में भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। और सर्वप्रथम एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि पशुपालन का जो साक्ष्य मिला है, जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, वो साक्ष्य सर्वप्रथम हमें आदमगढ़ से ही मिला था। इसलिए यह आदमगढ़ याद रखिएगा। अब जैसे ही नवपाषाण काल आया तो यहाँ पर बुर्जहोम कश्मीर में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि गतिवा कब्र में। अब जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए तो कुछ नए नए रीति रिवाज, कुछ परंपराएं, मान्यताएं आदि सभी आने लगे। अब लोग का एक मान्यता होने लगा कि जैसे कोई मालिक मरे तो ये उनके साथ में, उनके कब्र के साथ में उनका जो पालतू कुत्ता होता था उनको भी उनके साथ दफना दिया जाता था। इनका जो साक्ष्य है यह बुर्जहोम कश्मीर में ही मिला था। गुफार काल कश्मीर में कुछ अन्य भी साक्ष्य मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ ये है कि बिहार में भी एक साक्ष्य मिला, यह है चिरोन, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और कोल्टी हवा यूपी में भी प्रथम चावल का साक्ष्य मिला था। जैसे कि प्रश्न पूछा जाते हैं कि जैसे हम पहले ही बताए थे, कृषि का जो शुरुआत हुई थी वो नवपाषाण काल में हुई थी। तो सर्वप्रथम जो कृषि का साक्ष्य मतलब चावल का जो साक्ष्य है वो हमें कोहिली बाबा यूपी से ही प्राप्त हुआ था, जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल में लोग कृषि से परिचित हो गए थे। तो चलिए कुछ विभिन्न कालों में विभिन्न कुछ खोज भी हुई थी, जहाँ जिनके कारण यहाँ के लोगों को जीवन यापन की शैली को काफी प्रभावित किया। जैसे कि खोज प्रथम पुरापाषाण काल में ही आंख की खोज हुई थी। आंख की खोज हम लोग जैसे जानते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, आंख की खोज कब हुई थी? तो ये पुरापाषाण काल में हुई थी। परंतु अभी तक लोग आंख का जो उपयोग होता है, कैसे किया जाता है, उनका अभी तक सीख नहीं पाता। इसलिए आगे जैसे हम लोग मध्य पाषाण काल में आए तो आंख का जो प्रयोग, सही प्रयोग जो है पशुपालन, जैसे पशु को डराने के लिए, भयानक पशु से डराने के लिए, खाना पकाने आदि के लिए, इनका सही जो उपयोग है वो मध्य पाषाण काल से ही आंख का प्रयोग हम लोग सीख पाए। नवपाषाण काल में भी बहुत से ऐसे नए आविष्कार हुए जो कि हमारे जीवन शैली को काफी अधिक रूप से प्रभावित किया, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण पहिया का आविष्कार था। पहिया का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल में ही हुआ था। कृषि का आविष्कार तो हो ही गया था, हम बता ही दिए हैं आपको। और कृषि एक निश्चित क्षेत्र में होता था, जिनके कारण कृषि की सुरक्षा भी करना एक आवश्यक होता था, ताकि उसे पशु या कोई भी अन्य उसे खराब न कर दे। इसलिए अब लोग कृषि की सुरक्षा के लिए एक निश्चित स्थान पर बसना भी प्रारंभ कर दिए थे। छोटे छोटे गांव बसना प्रारंभ हो गए थे, ताकि वो अपने जो खेत थे जहाँ वो कृषि किए हुए थे उनकी सुरक्षा कर सके। अब लोग समाज व्यवस्था भी प्रारंभ हो गया था। तो आज का हमारा जो सेक्शन है दोस्तों, आज यही कंप्लीट होता है। इनका जो बचा हुआ भाग है वो मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट भाग ये मेरा, जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि न्यूज़ चैनल है, सो आप लोग का सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया या आपके मन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।